हेलो नितिन भाई पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक टॉपिक हार्ट, जो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर हम पढ़े सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 मेन हिस्सा था, जिसमें हम पढ़े ब्लड वेसल्स। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट चैप्टर के बारे में। अगर आप ब्लड टॉपिक और ब्लड वेसल्स टॉपिक नहीं पढ़े हैं, हमारे चैनल पे क्लिक करिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो जाके आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हार्ट, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हार्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बताया था कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। सारे शरीर से ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट उसको जब पंप करता है तो फिर रिटर्न पूरे शरीर में जाता है, फिर वापस आता है, फिर ब्लड पंप करता है, फिर पूरे शरीर में जाता है। तो हार्ट का मेनली काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। किसको पंप करता है? ब्लड को। तो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड। दूसरी बात, इसके पास जो हमारा हार्ट है, इसके पास एबिलिटी होती है। एबिलिटी का मतलब क्षमता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सके। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ सके और रिलैक्स हो सके। कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, रिलैक्स हो सके। और यहाँ पे जो रिदमिक लिखा है, रिदमिक शब्द का मतलब होता है एक लय है, ये होगा फिर होगा, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, मतलब ये ऐसे होते रहेगा। तो एबिलिटी ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये चीज किसके पास है? हार्ट के पास। तो हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ब्लड का, साथ ही साथ इसके पास एबिलिटी है कि ये क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है। और इसी दौरान इसी को तो पंपिंग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। ठीक, अब हम जान लेते हैं हार्ट के फीचर्स के बारे में। मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं हार्ट के। तो सबसे पहली बात कि हार्ट पाया कहाँ जाता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो हार्ट का लोकेशन होता है हमारे चेस्ट कैविटी में। कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी में। ये जो हमारा सीना वाला हिस्सा होता है इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं, और ये जो पेट वाला हमारा हिस्सा होता है इसे एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। तो ये हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है क्या? हार्ट। इसका ये कितने बराबर होता है? पहले इसका पहले शेप देख लेते हैं। तो इसका शेप जो होता है कॉनिकल शेप का होता है। कॉनिकल मतलब ये कोन शेप का होता है, या पिरामिडल कह सकते हैं आप। पिरामिड, जैसे पिरामिड होता है मिस्र का पिरामिड, आप देखें ऐसे होता है कोन शेप का, तो ये भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये उल्टा कॉनिकल है। यानी ये देखिए ऐसे कोनिकल शेप का है, इसलिए बोला गया कि इसका शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है। साथ ही साथ इसका जो साइज होता है, जो हमारे ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है, उसका साइज एक मुट्ठी के बराबर होता है। एक मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी, ये रहा पंजा, इसको आप जब बंद करेंगे तो जितना बराबर हमारा मुट्ठी होता है इतना ही बराबर क्या होता है? हमारे हार्ट की साइज होती है। तो इसका साइज कितना होता है? 1 क्लोज फिस्ट, यानी मुट्ठी के बराबर होता है। इसका वेट, तो हार्ट का वेट जो होता है, हार्ट का वजन, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है पुरुष में, मेल में, और 250 ग्राम होता है फीमेल में। 300 ग्राम होता है मेल में, 250 ग्राम फीमेल में। प्रोटेक्शन इसका बात की जाए कि हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो हार्ट के ऊपर डबल लेयर होता है पेरिकार्डियम का। किसका? हार्ट के ऊपर डबल लेयर होता है, किस चीज का? पेरिकार्डियम का। हार्ट के वॉल्स, यानी जो हार्ट का ये जो दीवार है, ये किससे बना होता है? तो ये कार्डियक मसल से बना होता है। किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। ठीक, फिर से इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका लोकेशन कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में। इसका शेप कैसा होता है? कोनिकल शेप का होता है। इसका साइज एक बंद मुट्ठी के बराबर होती है। फिर ये कितने ग्राम का होता है? इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम ये पुरुष में होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम फीमेल में होता है। इसका प्रोटेक्शन डबल कवरिंग मेम्ब्रेन होता है पेरिकार्डियम का, और इसके जो वॉल्स बने होते हैं, जो हार्ट बना होता है, किससे बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हार्ट में 3 लेयर होते हैं मसल्स के, 3 लेयर कार्डियक मसल्स होते हैं। मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे। 3 लेयर होते हैं। सबसे जो आउटर होता है, सबसे बाहरी जो लेयर होता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि यही वाला है, पेरिकार्डियम। सबसे बाहरी जो लेयर होता है
पेरिकार्डियम जो मिड में होता है, जो बीच में होता है, उस लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और जो सबसे इनर लेयर होता है मसल्स का, उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। तो 3 लेयर हो गया। सबसे बाहरी पेरिकार्डियम, बीच वाला जो मिड में होता है मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर होता है उसे एंडोकार्डियम। तो 3 लेयर हो गया। ये हो गया हार्ट का कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में डिटेल नॉलेज कि कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ से जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम बात कर लेते हैं हार्ट के चैम्बर के बारे में। चैम्बर क्या होता है? मतलब जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कितनी खाली जगह है, कमरा कितना है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो एनसीईआरटी में दिया है फिशेस में कितने चैम्बर्स हैं, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर हैं, ह्यूमन का ही तो हम पढ़ेंगे ही। तो हार्ट चैम्बर देख लीजिए। हार्ट चैम्बर का मतलब कितने कमरे हैं हार्ट में। ठीक, तो फिशेस में 2 चैम्बर्स हैं। फिशेस में कितने चैम्बर्स हैं? 2। यानी जितनी भी मछलियां होती हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चैम्बर दिखा। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जमीन और पानी दोनों पर रहता हो। जैसे मेढक जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रह लेता है, तो एम्फीबियंस हम उन्हें कहते हैं। और रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षियां हैं, मैमल्स हैं, इनके अंदर जो चैम्बर की संख्या होता है कितना होता है? 4 चैम्बर्स। समझ में आया? फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्स। तो ये क्या हो गया हार्ट चैम्बर के बारे में। ठीक, अब देखिए चैम्बर को डिसाइड भी किया गया है कि ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे। तो जो ऊपर वाला चैम्बर होता है, ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ऊपर है तो एट्रियम, नीचे है तो वेंट्रिकल। ऊपर है तो एट्रियम, नीचे है तो वेंट्रिकल। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। ये क्या है? ह्यूमन हार्ट। तो ये दोनों हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे? हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? एट्रियम। और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? वेंट्रिकल। ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। अब देखिए जो राइट साइड में है उसे ऊपर की तरफ राइट एट्रियम, और ऊपर की तरफ जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट एट्रियम। ये राइट साइड हो गया, राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल्स में जो राइट साइड में वेंट्रिकल्स है उसे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइट एट्रियम, आरे के मतलब राइट एट्रियम, और इधर लेफ्ट एट्रियम। ठीक, ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। नीचे वाला भाग वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया आपको? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला हिस्सा एट्रियम होता है, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाले एट्रियम का राइट साइड वाला हिस्सा राइट एट्रियम। हार्ट का ऊपर वाला जो चेम्बर है लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट एट्रियम। हार्ट का जो नीचे वाला चेम्बर है राइट साइड में राइट वेंट्रिकल। हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ह्यूमन हार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब हम मेन सर्कुलेशन पे आ गए हैं कि ब्लड हार्ट में कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ से निकलता है, एंट्री और एग्जिट कहाँ होता है हार्ट के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे अभी किसी भी पार्ट का नाम नहीं लिखा हूँ, मैं साथ में लिखते चलूँगा और आपको याद होते चलेगा। आपको मैं इतना बता दिया हूँ कि ऊपर वाले हिस्से को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं। जो एट्रियम राइट साइड में होगा उसे राइट एट्रियम, जो एट्रियम लेफ्ट साइड में होगा उसे लेफ्ट एट्रियम। नीचे वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल राइट साइड में होगा राइट वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होगा उसे लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले जो ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर से, जो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, हमारे पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है,
कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, वो ब्लड आता है वेना कावा से। कहाँ से आता है? वेना कावा से। ब्लड वेसल्स में मैं पढ़ा चुका था कि जो वेन्स होते हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और जो आर्टरी होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताते चलता हूँ। तो पूरे शरीर से ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और वो जो ब्लड होता है हमारे वेना कावा से आता है। तो दो जगह वेना कावा है, ये रहा वेना कावा और ये रहा वेना कावा। इन सभी के बारे में, ये मैं इधर एरिया इसीलिए छोड़ा हूँ कि इन सभी के बारे में मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अभी यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वेना कावा है इसे सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ वेना कावा है इसे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो हमारे जो हार्ट का राइट एट्रियम है, हार्ट का राइट एट्रियम ये ब्लड को रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फ्रॉम किससे? सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि राइट एट्रियम जो होता है ये ब्लड को रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद से क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से आया है राइट एट्रियम में, उस ब्लड को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? राइट वेंट्रिकल में। किसमें? राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ से ये ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर चला जाता है। पल्मोनरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है लंग्स के लिए। किसके लिए? लंग्स के लिए। तो जहां पर भी पल्मोनरी आएगा इसका मतलब वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पल्मोनरी अरोटा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी अरोटा। इसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी अरोटा। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। कहां पर आया? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम इसे ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल से यहाँ से नीचे से जब ब्लड को पंप किया जाता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जो पल्मोनरी अरोटा है इसके द्वारा ये कहाँ पर चला जाता है? लंग्स में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। क्या होने के लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। यानी जो इसमें कार्बन वाला जो ब्लड है ये जब लंग्स के पास जाता है तो लंग्स उसे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन लिए हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो गया। ब्लड हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हुआ। जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में गया है, लंग्स से हम क्या करते हैं? सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस के दौरान लेते हैं वो ब्लड फिर कहाँ से आ जाता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ये जो पाइप बना हुआ है, ये पाइप और ये दो वेसल्स हैं, ये दो ब्लड वेसल्स और ये दो ब्लड वेसल्स, 4 ब्लड वेसल्स एक साथ लेफ्ट एट्रियम के अंदर, इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, यहां पर भी पल्मोनरी शब्द आया, इसका मतलब ये क्या हुआ है? हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं ये, इनके द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां पर गिरता है? लेफ्ट एट्रियम में। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से आया रहता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजा जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से इस ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक बार सुनिए ध्यान से। लंग्स से, जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेफ्ट एट्रियम में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये समझ में आया? लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसफर कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा होता है ये जब ब्लड को पंप कर देता है तो ये
जो ये जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आर्टरी होता है जिसको अरोटा बोलते हैं, ये अरोटा के द्वारा जो ब्लड हमारा होता है पूरे शरीर में फैल जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करता है तो अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये पूरा साइकिल आपको समझ में आया। फिर से समझिए, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है लंग्स में। किस वेसल्स के द्वारा, किस पाइप के द्वारा? पल्मोनरी अरोटा के द्वारा। फिर लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में से फिर ये ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड को पंप किया जाता है तो अरोटा के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाती है। तो ये हो गया ये पूरा सर्कल, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये दो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। इनका काम होता है ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकना, यानी इधर बह रहा है ये ब्लड रिटर्न वापस ना चला जाए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ ब्लड आ गया, ये वाल्व लगा हुआ है। जब ये ब्लड पंप होता है, अगर ये वाल्व नहीं होता तो ब्लड तो फिर इसमें आ जाता, राइट एट्रियम में आ जाता। इसीलिए इसमें वाल्व लगे होते हैं। अगर ये दोबारा ब्लड पंप इधर से किया जा रहा है तो ये वाल्व बंद हो जाए और ये ब्लड कहाँ पे चला जाए? पल्मोनरी अरोटा में चला जाए। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वाल्व लगाया गया है ताकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल इधर से पंप करे, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये ब्लड रिटर्न लेफ्ट एट्रियम में न जाके किस में जाए? अरोटा में ये ब्लड चला जाए। इसीलिए यहाँ पे वाल्व लगाया गया है। तो इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। तो दो चीज समझ में आ गया। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ कहाँ होता है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। और देखिए इन दो पाइप के अंदर भी वाल्व्स लगे हुए हैं। इन वाल्व्स को कहते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। क्या कहते हैं? सेमी लूनर वाल्व। लेकिन इनको भी नाम दिया गया है एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ये लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी वाल्व, और ये अरोटा में जा रहा है तो एरोटिक वाल्व। इसको बोला गया है पल्मोनरी वाल्व और इसे बोला गया है एरोटिक वाल्व। ये आपको पूरा चीज समझ में आ गया। अब हम इसी को पूरा रिटन फॉर्म में देखेंगे, फिर देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से हमारे शरीर में कहाँ तक, किस आर्टरी के द्वारा और किस वेन्स के द्वारा जाता है। यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया, इसको आप बना लेंगे। तो अभी जो मैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में बताया हूँ, पल्मोनरी अरोटा के बारे में बताया हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो देखिए यहाँ पे राइट एट्रियम, आर जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ इसका मतलब राइट एट्रियम, ये क्या करता है? रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ट्रांसफर ब्लड इन राइट वेंट्रिकल। मैं यहाँ पे बताया अभी हूँ, जो राइट एट्रियम होता है, जो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से एंटर करता है। इन दोनों ब्लड वेसल से राइट एट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है और उस ब्लड को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। तो देखते हैं राइट वेंट्रिकल्स फिर क्या करता है? रिसीव्स यानी ब्लड को रिसीव करता है एंड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स टू लंग्स बाय पल्मोनरी अरोटा फॉर ऑक्सीजनेशन। जब इसमें ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, राइट एट्रियम से इसमें ब्लड आ जाता है, तो ये फिर क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी अरोटा में। किसके लिए? पल्मोनरी अरोटा के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड को पंप कर देता है ताकि वो ब्लड क्या हो सके? ऑक्सीजनेटेड हो सके, ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक। अब मैं इसके बाद लिख देता हूं कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम होता है।
तो चलिए देख लेते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम क्या कहता है? रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाया पल्मोनरी वेन्स। और वो वेन्स कितने होते हैं? 4 वेन्स होते हैं। ट्रांसफर ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ से तो ब्लड चला गया था पल्मोनरी अरोटा के द्वारा लंग्स में। अब क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये ब्लड को रिसीव करता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम 4 पल्मोनरी वेन्स से रिसीव करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करता है एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स वाया डोर्सल अरोटा। ये जो अरोटा है, मैं जिसको अरोटा बार बार कह रहा था, इसे डोर्सल अरोटा कहते हैं। तो जब लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो वो पूरे शरीर में पहुंचता है। किस वेसल्स के द्वारा? किस पाइप के द्वारा? जिसको बोलते हैं डोर्सल अरोटा। डोर्सल अरोटा में जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, इसके द्वारा पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स के बारे में पता चल गया। अब हम लिखते हैं सुपीरियर वेना कैवा के बारे में लिख देता हूं मैं, इंफीरियर वेना कैवा के बारे में, इन सभी, और डोर्सल अरोटा और पल्मोनरी अरोटा के बारे में मैं लिख देता हूं, जो कि आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, पहले हम समझेंगे सुपीरियर वेना कैवा, फिर इंफीरियर वेना कैवा, फिर पल्मोनरी अरोटा, फिर डोर्सल अरोटा के बारे में। तो मैं क्या बताया था? सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन जिसमें ज्यादा होती है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो जिसमें कार्बन वाले ब्लड को ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट इनटू राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना का काम होता है जो हमारे अपर बॉडी पार्ट है, यानी ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से ब्लड के हार्ट के अंदर ब्लड को लाना, हृदय के अंदर रक्त को लाना रहता है। इंफीरियर वेना का काम क्या होता है? ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी इनटू राइट एट्रियम। ये भी क्या करता है? ये शरीर के निचले वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। सुपीरियर वेना कावा भी राइट एट्रियम में लाता है, इंफीरियर वेना कावा भी राइट एट्रियम में लाता है। सुपीरियर वेना कावा बॉडी अपर बॉडी पार्ट से लेकर आता है, इंफीरियर वेना कावा लोवेस्ट बॉडी पार्ट से लाता है, यानी निचले हिस्से से लाता है। 4 पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है? ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इन लेफ्ट एट्रियम। जो लंग्स के बाद से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है 1 2 3 4, ये 4 वेन्स, इनके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। वो ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। फिर है डोर्सल अरोटा। डोर्सल अरोटा का काम क्या होता है? कैरी O2 मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग्स। यानी जो डोर्सल अरोटा है इसके द्वारा शरीर के हर एक हिस्से में खून को पहुंचाया जाता है, ब्लड को पहुंचाया जाता है, सिर्फ एक जगह के अलावा, और वो जगह कौन सा है? लंग्स। फेफड़े के अलावा डोर्सल अरोटा के द्वारा शरीर के हर एक हिस्से में क्या पहुंचाया जाता है? ब्लड को पहुंचाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व और सेमी लूनर वाल्व के बारे में। तो अब समझिए ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि यहाँ पे है, ये कहाँ पे होता है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखें बाइकस्पिड वाल्व, ये कहाँ होता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहा बाइकस्पिड वाल्व, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अरोटिक वाल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डोर्सल अरोटा, इसे कहते हैं अरोटिक वाल्व। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और डोर्सल अरोटिक के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व ये कहाँ पे होता है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी अरोटा। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी अरोटा के बीच में क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे हार्ट का जो राइट साइड वाला हिस्सा है, जिसमें हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल देखें, हार्ट का राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट का लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील्स करता है, यानी कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे ब्लड का पूरा हिस्सा हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे ये हमारे हार्ट का पूरा हिस्सा हो गया। अब हम देखेंगे
कि हमारे हार्ट से लेकर हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है, उसके बाद से ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में यानी हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ कहाँ से होके गुजरता है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे लगता है अभी तक तो आप लाइक कर दिए होंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इतना बेहतरीन कंटेंट मिल सके और वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपके लिए बस तो एक बटन दबाना है, दबा दो भाई। चलो अब हम देखते हैं कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे हमारे जो हार्ट में ब्लड इंटर करता है वो कहाँ से इंटर करता है, वेना कावा से। हमारे शरीर में ब्लड कहाँ से इंटर करता है, वेना कावा से। वेना कावा से इंटर करके फिर राइट एट्रियम से फिर नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी अरोटा के द्वारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स से फिर पल्मोनरी वेंस के द्वारा कहाँ चला आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से जब ब्लड पंप होता है तो डॉर्सल अरोटा में जाता है, वहाँ से आर्टरीज में चला जाता है, फिर आर्टरीज से एट्रियोल में, आर्टरियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी से फिर चला जाता है वेन्यूल, वेन्यूल से वेंस और वेंस से फिर वेना कावा। और फिर ये सिस्टम क्या होता है, चलते रहता है। अगर आपको आर्टरीज, आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेंस नहीं समझ में आ रहा है यानी आप ब्लड वेसल्स टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप उसको देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। तो एक बार मैं इसको फिर से करते हैं हम लोग। वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी अरोटा, पल्मोनरी अरोटा कहाँ लेकर जाता है, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर डॉर्सल अरोटा, फिर आर्टरीज, आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन। और ऐसे ही हमारा सर्कुलेशन बॉडी में चलते रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, समाप्त नहीं, अभी ब्लड सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन बचा हुआ है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसके बाद एक अलग वीडियो बना के मैं आपको उसमें समझा दूंगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, समझ में आया तो कमेंट करके बताएं कि कितना बेहतरीन था या ख़राब था, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।